तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। शिक्षा किसी भी देश या प्रदेश की बुनियादी रीढ़ होती है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने युगों युगों तक दुनिया को ज्ञान की ज्योति से रास्ता दिखाया। दुनिया के लिए भारत एक विश्व गुरु था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालयों में लोग दूर दूर से आते थे। आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जो अभी भी जारी हैं। हमारे विभिन्न स्थानों से निकले वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट, कॉर्पोरेट से लेकर के दुनिया की बड़ी लाभ में सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। पिछले 74 सालों में हम अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, जिसके दम पर आज भारत एक नया भारत बन चुका है। सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील जैसी योजनाओं ने साक्षरता दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज भी भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षा नीति पर निरंतर काम करने की जरूरत है और काम हो भी रहा है। आज सवाल आपका में हरियाणा प्रदेश की बात होगी, क्योंकि बीते कल ही हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है और शिक्षा पर सरकार का विशेष जोर रहा है। तो सरकार की नई शिक्षा नीति कैसे शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को नए आयामों तक पहुंचाएगी, आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। पढ़ेगा हरियाणा, आगे बढ़ेगा हरियाणा। जी हां, सबसे पहले हरियाणा वासियों को बधाई, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर है। बीते कल के बजट में हरियाणा सरकार ने शिक्षा पर जोर देते हुए नई शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप दिखा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट विधानसभा में पेश किया, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 18,410 करोड़ का बजट दिया। सबसे पहले आंकड़े आपको दिखा देती हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि नई शिक्षा नीति पर किस तरीके से सरकार का इस बजट में कितना फोकस रहा है। कुल बजट 18,140 करोड़ रुपए का पेश किया गया। शिक्षा सेक्टर की बात कर रही हूं। प्राथमिक शिक्षा के लिए 9,014 करोड़ रुपए का बजट, सेकेंडरी शिक्षा के लिए 5,899 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए 2,793 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तकनीकी शिक्षा के लिए 705 करोड़ रुपए की मंजूरी बजट में दी गई है। अब आगे देखिए, कुल बजट की बात की जाए शिक्षा के तो 18,410 करोड़ का 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूलों में। यमुनानगर, कैथल और सिरसा में मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायक और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी। 21,962 आंगनवाड़ियों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 1,135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे। हिसार और करनाल में भी सुपर 100 के कार्यक्रम के 2 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घोषणा, एमडीयू केयू में केजी से पीजी प्रणाली शुरू होगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो देखिए, पिछले बजट की तुलना में इस बार के शिक्षा बजट में 17.8 करोड़ की वृद्धि की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार बजट के जरिए अपना प्लान तो बता चुकी है, बजट अलॉट भी कर चुकी है, लेकिन इस प्लान को सरकार कैसे एग्जीक्यूट करेगी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घोषणाएं हर बजट में की जाती हैं और भी कई सवाल हैं जिन पर आज हम सवाल आपका में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो सवाल जो आज खबर फास्ट के इस मंच के जरिए मैं पूछूंगी अपने मेहमानों से। सबसे पहले नजर आज के सवालों पर, उसके बाद सवाल आपका की करेंगे शुरुआत। नई शिक्षा नीति से शिक्षा स्तर में कितने सुधार की उम्मीद। दूसरा सवाल यह कि क्या डिजिटल एजुकेशन को अब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 700 करोड़ का बजट पेश किया गया है तकनीकी शिक्षा के लिए। 9वीं से 12वीं तक फ्री शिक्षा, लेकिन कितनी गुणवत्ता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्वालिटी पर कितना जोर दे रही है सरकार। साक्षरता के साथ साथ प्रशिक्षण पर कितना जोर रहेगा सरकार का। इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा सेक्टर है जिस पर माता पिता भी बात कर सकते हैं, युवा भी बात कर सकते हैं, बच्चे भी बात कर सकते हैं। और शिक्षा के सेक्टर से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए। 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय,
आपका उनसे करा देती हूँ। सूरजभान कटारिया हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा हैं शिक्षाविद। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूरजभान जी, सीधा आपका रुख करते हुए, ये जो आंकड़े मैं अभी दर्शकों को दिखा रही थी देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे और लग रहा था कि सरकार ने वाकई शिक्षा नीति पर जोर दिया है, लेकिन सर इसे एग्जीक्यूट करने का क्या प्लान है सरकार के पास? क्योंकि घोषणाएं पिछले बजट में भी की गई थी, 4000 प्लेवे खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। कैसे सरकार एग्जीक्यूट करेगी? देखिए पूजा जी, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो आंकड़े कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी साहब ने पूरे प्रदेश के समक्ष रखे। शिक्षा में 9वीं से लेकर 12वीं तक हमारे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा बहुत बड़ा सरकार का जो है डिसीजन है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पहले भी अपनी बच्चियों को शिक्षित करने की योजना बनाई थी जी, इससे पहले भी 6 साल तक हर बच्ची शिक्षित हो, हर बच्ची पढ़े, उसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चा बच्ची दोनों 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा ले और सरकार सारा उनका वहन करेगी। आप देखिए, इसके साथ साथ जो दूसरा विषय है डिजिटल एजुकेशन का, हम देख रहे हैं मौजूदा समय में पूरी दुनिया, देश दुनिया डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है। उसमें हरियाणा के छात्र छात्राओं की अहम भूमिका हो। सरकार का इस ओर बहुत पूर्व पहले से ही ध्यान केंद्रित था और इस बजट के माध्यम से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं डिजिटल युग में अगर वो शामिल होते हैं तो चाहे नौकरियों की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे निजी कंपनियों में अच्छी योग्यता के आधार पर हो, या फिर उच्च स्तर की शिक्षाओं के विषय में, मुझे लगता है कि इन सब का लाभ हरियाणा के छात्र छात्राओं को मिलेगा। और इस बजट में जितना प्रावधान किया, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री डिजिटल हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं। बेहद काबिले तारीफ है कि आप लोगों ने 700 करोड़ का बजट तकनीकी शिक्षा के लिए अलॉट किया है ताकि हरियाणा के बच्चे भी टैब्स के जरिए पढ़ाई कर सके और डिजिटलाइजेशन के युग में डिजिटल हो सके। लेकिन इसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? क्या ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि ऐसे कितने शिक्षक, स्किल्ड शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो बच्चों को इस तरीके की शिक्षा भी दे सके, जो वाकई स्किल्ड हो? नहीं, मैं एक विषय आपके समक्ष और लेकर आना चाहता हूँ। अभी देखिए, हम लोगों ने 75% इन स्टेट की जो युवा हैं उनके लिए नौकरियों का भी हम लोगों ने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल जी ने बिल पास किया है, ठीक है ना। तो उस बिल में भी स्किल की बात है, जो एक अनुभव स्किल डेवलपमेंट का है, वो छात्र छात्राओं को, हमारी बहनों को, बच्चों को जो है बेहतर तरीके से हो। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री साहब ने, दोनों ने ही कई बार दोहराया है कि जो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी है जो डिस्ट्रिक्ट पलवल में है, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के सेंटर या इंस्टीट्यूट हम लोग बनाएंगे ताकि ऐसे छात्र छात्राओं को उनका लाभ मिल सके। और जो 75% हम लोग चाहते हैं, हरियाणा सरकार चाहती है कि युवा, स्थानीय युवा रोजगार में आए, मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसका लाभ उनको मिले। मेरा अगला सवाल आपसे है सूरजभान जी, जिस तरीके से आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से आगे कोशिश है कि स्किल्ड लोगों को इसमें आगे लाया जा सके ताकि हरियाणा भी डिजिटल हरियाणा बनने की तरफ अग्रसर हो, लेकिन आंकड़े देखने में खूबसूरत जरूर लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना फिजिबल है, कितना आसान है सरकार जिसकी बात कर रही है? पूजा जी, ये बजट दिया गया है, इससे बात की गई है, लेकिन वास्तव में अब प्रयास पे धरातल पे काम करने की बजट में भावना है, अगर अच्छा कहा गया है, लेकिन वास्तव में जब तक शिक्षक को शिक्षक का काम नहीं दिया जाता तब तक ये सब आंकड़े कोई मायने नहीं रखते। अगर शिक्षक को उस क्षेत्र में भेजा जाएगा, बाकी कामों से छोड़ के भेजा जाएगा, तभी शिक्षक उसको चाहे डिजिटल है या हरियाणा को नंबर 1 है तभी बना सकता है, जब वास्तव में शिक्षक को शिक्षक का जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगी डॉक्टर गिरधारी लाल जी, जिस तरीके से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए सरकार ने मुफ्त में शिक्षा का ऐलान किया है, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बच्चे जाकर के ले सकते हैं, आपको लगता है इससे शिक्षक के स्तर में बढ़ोतरी होगी? जो इलिटरेसी रेट है हरियाणा का, क्या उसमें कमी देखने को मिलेगी इससे?
नहीं जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मुफ्त शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं थी। पहले भी हरियाणा सरकार की फीस बहुत कम है, इतनी थी कि हर एक पेरेंट्स उस फीस को दे सकता था। आवश्यकता थी कि उस एजुकेशन में क्वालिटी लेके आने की और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की। जी। अगर ऐसी नीति बनती कि हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे और उसको शिक्षा मिल पाए, स्टाफ पूरा हो जाए, तो बेहतर था। तो ये मुफ्त की पहले इतनी कम फीस थी। मुझे लगता कि अगर आप पहले हमें एक बच्चे से करीब 50 रुपए महीना लेते हैं एक बच्चे से, तो 50 रुपए महीना एक बच्चे के लिए तो ज्यादा था नहीं पहले भी। तो उसके लिए बेहतर है कि फीस चाहे आप 50 की 100 रुपए रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसको वो बढ़िया जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सूरज भान जी आप? लेकिन मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकारी स्कूलों में पहले 1000 रुपए तक थी फीस, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की, अगर मैं गलत नहीं हूं सूरज भान जी। देखिए, मैं डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा साहब बड़े शिक्षाविद हैं और बड़े अच्छे विद्वान साथी हैं हमारे। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा को निःशुल्क किया है, उसके साथ साथ बजट में ये भी प्रावधान किया है कि सरकारी स्कूलों के जो कक्षाएं हैं वो पूरी तरह आधुनिक सिस्टम के तहत, डिजिटल सिस्टम के तहत और मौजूदा समय में जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं उन सब चुनौतियों के बीच हमारी कक्षाएं आरंभ होंगी और हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 कक्षाएं हैं, ये सिर्फ इन चारों कक्षाओं के जितने भी छात्र हैं, जितने लाख विद्यार्थी हमारे राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बात चाहे 1000 रुपए की या 50 रुपए की नहीं है, सरकार ने एक कदम उठाया है कि निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक हम लोगों का एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रयास है और पक्ष और विपक्ष और सब लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब पूरे हरियाणा वासी बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतने बड़े दिल से उन्होंने स्टेप लिया है। गिरधारी लाल जी, एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूंगी। मुझे बताइए, अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से बजट में ये भी ऐलान किया गया है कि जो रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहां पर केजी से लेकर के पीजी तक मतलब एक ही शिक्षा प्रणाली शुरू करने की बात की, यानी कि एक ही छत के नीचे बच्चे केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए 20 करोड़ बजट का भी जो है ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। ड्रॉप आउट रेट हरियाणा में बहुत ज्यादा था, आपको लगता है सरकार के इस फैसले का असर ड्रॉप आउट रेट में कमी के जरिए होगा? मुझे जी, जहाँ तक सरकार की नीति की बात है, हम प्रशंसा करते हैं। सरकार ने बेहतर सोचा है कि जो ड्रॉप आउट है वो कम हो, लेकिन जो केजी से लेकर पीजी तक की एक छत के नीचे बात है, जब तक इसका विस्तार से नहीं समझाया जाएगा तब तक उस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि सार्थक नहीं हो पाएगा। क्या ऐसी नीति रहेगी कि हम केजी से लेकर और पीजी तक एक ही कैंपस में सारा कर सकते हैं? क्योंकि एक बच्चे की आयु जो है 3 साल की है, जबकि 4 साल की केजी में है, और एक बच्चा ऐसा जो 25 साल का पीजी में पढ़ रहा है, वहाँ तालमेल सरकार किस हिसाब से बनाना चाहेगी, ये थोड़ा सा व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सूरज भान जी इसका जवाब देंगे। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा जी का बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल प्रदेश के हर युवा और प्रदेश के हर बुद्धिजीवी और प्रदेश के हर दूसरे जागरूक नागरिक के बीच में होना चाहिए कि किस प्रकार, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, केजी का मतलब 3 से 4 साल तक के छोटे बच्चे हैं और पीजी का मतलब 25-26 साल तक के हमारे युवा साथी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये बजट के माध्यम से इतनी बड़ी राशि का जो प्रावधान किया है, हम लोग एक बेहतर प्रणाली इसके लिए तैयार कर रहे हैं। जो एक शिक्षाविद कमेटी हम लोगों के माध्यम से बनी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटियों को हम लोगों ने फोकस किया है। दोनों ही बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और मुझे लगता है कि पूर्व में भी प्रमुख यूनिवर्सिटियां हैं हमारी, इसके अलावा तो यूनिवर्सिटियां कहीं भी हैं, पर 2 हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 यूनिवर्सिटियों को चुना है। और मुझे लगता है कि आप सब जल्द देखेंगे कि आने वाले समय में जब पूरी प्रणाली जनता के समक्ष होगी और हम लोगों ने कुछ जो नई हायरिंग करनी है उसकी पॉलिसी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सारी चीजों का जो अगली जमा है वो आप लोगों के सूरज समझ भान जी, मैं इन आंकड़ों के जरिए दरअसल ड्रॉप आउट रेट को समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि हरियाणा का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है। और मैं जब जी। इस पर पूरा पढ़ रही थी डिस्कशन से पहले, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो केजी से पीजी प्रणाली शुरू करने की बात सरकार कह रही है, 2 यूनिवर्सिटीज में एक ही छत के नीचे शिक्षा की बात कह रही है, इससे मुझे लगता है कि ड्रॉप आउट रेट में कमी आने के आसार हैं। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से जो हमारा ड्रॉप आउट रेट पूर्व में रहा है, अगर एक ही छत के नीचे हम केजी से पहली दूसरी तीसरी प्राइमरी और मिडल और फिर दूसरी शिक्षाओं को जो है अगर इकट्ठा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो ड्रॉप आउट रेट है हमारा वो बहुत कम होगा। और मुझे लगता है दोस्तों हम लोगों का प्रयास भी है कि उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए। ठीक है, मैं वही पूछना चाह रही थी सूरज भान जी आपसे, क्योंकि अभी 2 यूनिवर्सिटीज को मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो फिर आगे और भी इसको शुरुआत की जा सकती है बाकी यूनिवर्सिटीज में। पूजा जी, एक तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं और प्रदेश के सभी सम्मानित प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव हुए। ठीक है ना, पहले जहां हमारा 10वीं क्लास का बोर्ड होता था उसमें कुछ फेरबदल केंद्र सरकार ने किया है, अब वो 10 से 12वीं में आ गया है। ठीक है ना, जो हमारी 5वीं थी प्राइमरी थी वो हमारी मिडिल तक चली गई है, 8वीं तक चली गई है। कई चीजों में हम लोगों का बदलाव आया है, तो उस बदलाव के माध्यम से पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के कार्यप्रणाली में भी बदलाव होना निश्चित है। यानी आप कुल मिलाकर सूरज भान जी ये कह रहे हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी अच्छी शिक्षा नीति को लाने के लिए बदलाव किए जाएंगे सरकार की तरफ से। लौटती हूँ मैं आपके पास, पहले दर्शक रोहतक से जुड़ गए हैं, राजकुमार जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नकल करके पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा, नकल कराने वालों तुम भी शर्म करो, अकल पे पत्थर रखने वालों डूब मरो, बड़े बड़े दावे हो गए हवा हवाई, झूठे दावे वादे करने वालों तुमको शर्म ना आई, मनोर राज की है ये तो ना मनोर कहानी, रिश्वत देकर बन गए बड़े बड़े गुरु और ज्ञानी। थैंक यू मैडम जी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। देखिए सूरज भान जी, जनता का मंच है, जनता इस मंच के जरिए अपनी बात रखती है। मैं सहमत हूँ पूजा। गिरधारी लाल जी आती हूँ आपके पास। मैं सहमत हूँ, वो जो मित्र थे मेरे राजकुमार जी, अपनी हर आदमी की अपनी भावनाएं होती हैं और मुझे प्रजातंत्र है तो सबको अपने बाहर अच्छे तरीके से कहने का अधिकार है और आपने मंच दिया है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी कि एक मंच है कि जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात जो है वो कहनी चाहिए, वो किसी भी रूप में कहे, वो उसकी प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में है कि विपक्ष में है, उसमें बहस में जाना नहीं चाहता हूँ जी। ठीक है, गिरधारी लाल जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह था जो भी साथी ने कहा है नकल के ऊपर, नकल को रोकना ये हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। अगर माता पिता नहीं चाहेंगे तो नकल नहीं होगी, अगर माता पिता नकल करवाना चाहेंगे तो नकल होगी। सरकार क्या करेगी या टीचर क्या करेगा, सबसे पहले माँ बाप को मेंटली मजबूत होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा बगैर नकल के पढ़े। सरकार का काम है सुविधाएं उपलब्ध कराना। हम स्मार्ट रूम की बात आई, बड़ी अच्छी तकनीक है, लेकिन अगर माँ बाप को वहाँ भेजेंगे नहीं, बच्चे को बताएंगे नहीं कि बेटा आपको बगैर नकल के पढ़ना है, बगैर नकल के पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, तब तक कैसे नकल रुक पाएगी। मुझे लगता है गिरधारी लाल जी आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, माता पिता को इस तरीके के मॉरल वैल्यूज बच्चों को देने चाहिए, लेकिन नकल पर नकेल कसने का काम फिर आगे सरकार का भी बनता है मुझे लगता है। सरकार का जब तक माता पिता इस अभियान से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक इसका नहीं रुक पाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सूरज भान जी, यमुनानगर, कैथल और सिरसा में मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, ये घोषणा कल के बजट में की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित होगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायक और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी, ये भी घोषणा है। इसके अलावा हिसार और करनाल में सुपर 100 कार्यक्रम के 2 केंद्र बनेंगे। और भी कई घोषणाएं हैं, ये मैं आपको जो मुझे हाईलाइट हो रही है इस वक्त मैं वो आपको बता रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई टाइम फ्रेम सरकार की तरफ से तय किया गया है कि होगा कब? नहीं, ये सारे के सारे जो हमने योजना बनाई है
वो तो हम लोगों ने उनका काम शुरू कर दिया है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारा जो अगला बजट आएगा उस बजट से पहले हम ये सारी चीजों को पूरा कर लेंगे। और देखिए, हम लोगों का, सरकार का, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, शिक्षा को लेकर बिल्कुल हम लोगों का सीधा है कि इसमें किसी प्रकार का कंप्रोमाइज, किसी प्रकार का जो प्राइवेट स्तर पर जो शिक्षा का जारीकरण था हो रहा था, उस सबको खत्म करने के लिए हम लोगों के बहुत कठिन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार अग्रोहा में हम लोग हिसार में कैंसर को लेकर एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सेंटर भी जो है अपना उत्तर भारत में एक अहम सेंटर होगा, जिसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब और दूसरे राज्यों को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा, क्योंकि वो हिसार एक ऐसे पॉइंट पर है जहां से तीनों क्षेत्रों को हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे हम लोगों के हैं, अब तो आयुष मित्रों को हम लोग अपने से जोड़ेंगे और बाल आयुष कोच जो है, तो निश्चित रूप से जो आयुष हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना रहा है, और आप देखेंगे कि केंद्र में आयुष मंत्रालय ही नया बनाया गया है, एक नया विभाग, एक नया मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मंत्रालय बनाया गया है। तो आयुष का जो है, आयुर्वेदिक पे भी हम लोगों का बहुत कुछ फोकस बनेगा। और मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक दर्शक जुड़ गए हैं महम से, देवेंद्र। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, नमस्कार है जी। नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं जी, हरियाणा सरकार से, जैसे ग्रेजुएट करे हुए बच्चे डी ग्रुप में लगाए, तो वैकेंसी उसी हिसाब से निकालो ना, जिस हिसाब से मान ले पढ़ाई कर रखी है बच्चे ने, ये सवाल है। ठीक है सूरज भान जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। एक और सवाल इसमें मैं भी अपना ऐड करना चाहूंगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की उम्मीद इस बार के बजट से की जा रही थी। पीटीआई टीचर्स पहले से हड़ताल पर थे, सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए पूजा जी, एक तो जो मेरे भाई महम से अभी प्रश्न कर रहे थे, सरकार को चाहिए कि जो चाहे ग्रुप बी की वैकेंसी हो या ग्रुप सी की हो, जो भी है योग्यता के आधार पर हो, देखिए कि जब ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली जाएगी या दूसरी कोई भी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो उसकी योग्यता, मिनिमम योग्यता हम उसकी तय कर सकते हैं कि भाई आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। अब एक कुछ युवा साथी जो है वो हायर एजुकेशन के भी है, हम लोगों के संज्ञान में आया है कि ग्रुप डी में कई छात्र जो है ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एमफिल है, कोई बीएड है, कोई डाइट है, तो मतलब ये सारे विषय हम लोगों के संज्ञान में आए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार, जैसा मेरे महम से मित्र कह रहे थे, कि सरकार को योग्यता के आधार पर नियुक्ति देनी चाहिए। तो मुझे लगता है, और हम लोग जो तय कर रहे हैं पूजा जी, कि एक मिनिमम मापदंड सरकार तय कर सकती है। हायर एजुकेशन में हम लोग ये तय नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को 10वीं कक्षा पास करने के बाद में आप आवेदन करेंगे कि 12वीं के बाद करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रेजुएट छात्र उसमें आवेदन ना करें, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र उसमें आवेदन ना करें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर तो नहीं है। दूसरा आपका जो सवाल था पूजा, आपने जो सवाल किया था शिक्षकों की भर्ती को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर, चाहे पीटीआई शिक्षकों का विषय हो या दूसरे संस्कृत। सर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, मेरा जनरल सा सवाल यह है कि जो कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं उनको भी उसी बात, देखिए पक्का नहीं किया शिक्षक जो है ना, स्थायी शिक्षक थे हमारे जो है, पर एक न्यायालय का एक डिसीजन अगर कोई आता है, पूर्व की सरकारों ने या जो भी किंतु परंतु उनके समक्ष हुआ है, वो सारा मामला तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने आपके साथ यहाँ चैनल पर बैठकर भी, उन पीटीआई के जो अध्यापक संघ के मित्र थे हमारे, कर्मचारी संघ के मित्र थे हमारे, उनके साथ बैठकर भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उसका देखा है। वो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के बीच में सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है, और जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों को, सरकार को आदेश मिले, हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। ठीक है
गिरधारी लाल जी, मेरा हाँ जी, आप अपनी बात कीजिएगा, मेरा एक सवाल भी ले हाँ। लीजिए, फिर दोनों बातों का आप जवाब दीजिएगा। मैं दरअसल ये समझना चाहती हूँ, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है माता पिता हैं बच्चों के, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। उनको एक जो विश्वास है वो बिल्डअप नहीं हो पाता कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। क्या आपको लगता है कि इस बजट के जरिए और इस नई शिक्षा नीति के जरिए सरकार लोगों पर वो भरोसा कायम कर पाएगी क्या? मैं आपकी बात से दोनों का बात देता हूँ। जी। सुजभान जी से मेरा सवाल ये रहेगा कि सुजभान जी, अगर हम एजुकेशन में क्वालिटी चाहते हैं तो कब सरकार ऐसा काम करेगी कि टीचर केवल टीचिंग के लिए रहे? अब आपको ड्रॉप आउट सर्वे करना है, वो टीचर को करना है। आपको फर्स्ट ऑफ सेल्स को करना है, वो टीचर को करना है। आपको बोर्ड लिस्ट बनानी है, वो टीचर को बनानी है। आपको हर काम टीचर को करना है। तो जब टीचर स्कूल में होगा ही नहीं तो माँ बाप का विश्वास स्कूल में आएगा कैसे? दो टीचरों के स्कूल हैं, जैसे एक टीचर आपने फील्ड में भेज दिया, एक टीचर स्कूल में रह गया, उसको स्कूल की जांच भी पूरी करनी है, सरकार की आरटीआई के जवाब भी देने हैं। तो वो टीचर कब बच्चों के लिए अपना समय देगा और कब माँ बाप उसको अपना विश्वास जता पाएंगे? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बच्चे चाहे जितना मर्जी हो वहाँ पर हम गुणवत्ता नहीं ला सकते। ठीक है। दूसरी बात मेरी है कि जब टीचर में हमेशा असंतोष रहेगा कि 8 साल बाद हट गए, 2 साल बाद हट गए, या आप जो है आउटसोर्सिंग से टीचर लगा दिए, उसको ये नहीं पता मुझे कंपनी कब हटाएगी, तो वो टीचर कब विश्वास के साथ स्कूल में आएगा, कब बच्चों से अपना संबंध बना के बेहतर शिक्षा देगा? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हरियाणा को नंबर 1 शिक्षा हब बनाना है। अब इसमें तभी बन सकते हैं जब हम इन लक्ष्यों को तय करेंगे कि टीचर को टीचिंग में भेज दें और उनको विश्वास दिलाएं। सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। मुद्दा ऐसा है कि हम 1 घंटा और बैठकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति के तहत कल के बजट में शिक्षा पर खास फोकस किया गया है। एक अच्छा खासा बजट सरकार ने जनता के सामने रखा है शिक्षा को लेकर, और कोशिश ये की गई है, कहा भी ये है सरकार ने कि हम हरियाणा के लिए बेहतर हरियाणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल हरियाणा का सपना देखते हुए डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करने की बात सरकार यहां पर कहती है। और किस तरीके से शिक्षा नीति काम करेगी ये खैर धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि अभी कल ही बजट पेश हुआ है। लेकिन उम्मीद इस बजट से हम यही कर रहे हैं कि जिससे मैंने आज की चर्चा की शुरुआत की थी, जिन पंक्तियों से पढ़ेगा हरियाणा आगे बढ़ेगा हरियाणा, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करे कल का ये बजट हरियाणा के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।